नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। हमारे इस खास शो में आज हम बात करेंगे घिरा ताइवान, जिनपिंग मिशन ऑन। जी हां, आज इसी पर हमारी बातचीत और चर्चा का दौर जो है वो चलने जा रहा है। हम बात करने वाले हैं ताइवान को लेकर के। चीन की जो परमाणु रणनीति है, जो तैयारी है, वो किस तरह की है। चीन ने अपनी परमाणु ताकत को तेजी के साथ बढ़ाया, तो आखिरकार बढ़ाने के पीछे की वजह क्या है। अब वो जमीन जो समुद्र और हवा तीनों रास्तों से परमाणु हमला करने में सक्षम है, उसकी तैयारी यहां पर की गई है। इससे अमेरिका समेत कई ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जिनकी चिंता यहां पर बढ़ गई कि अगर ये देश ताइवान को लेकर के दखलंदाजी करते हैं तो उन्हें न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ सकता है। अब ऐसे में देखिए कि ताइवान पर किसी विवाद की स्थिति में चीन परमाणु धमकी दे सकता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के समय भी एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई थी और उसी की कहें कि राह पर चलता हुआ ये चीन भी जो है वो दिखाई दे रहा है। चीनी आर्मी ने 3 सितंबर को बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर पर बड़ी परेड की थी, जिसमें 3 खतरनाक परमाणु मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया था। और ये देखिए, ये वो परेड जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और इसमें 3 खतरनाक परमाणु मिसाइलों का जो है वो प्रदर्शन हुआ था, जिसमें JL-1 जो कि हवाई से यानी कि हवा से इसे छोड़े जाने वाली मिसाइल है ये। JL-3 पनडुब्बी यानी कि देखिए पानी, यहां से भी मिसाइलें छोड़ी जा सकती है, तो JL-3 है उसके लिए। DF-61 जमीन से छोड़ी जाने वाली ये मिसाइल है, यानी कि थल की बात कर ले, नभ की बात कर ले, जल की बात कर ले, तो तीनों तरफ से चीन ने अपने पास में एक न्यूक्लियर जो हथियार है उसको रखा है। न्यूक्लियर ट्रायड की ये पूरी ताकत जो है उसके पास में है, यानी वो तीनों रास्तों से परमाणु पर और ताइवान पर जो है परमाणु हमला कर सकता है। अब ऐसे में देखिए कि चीन ताइवान पर संभावित आक्रमण के लिए वर्षों से तैयारी कर रहा है। ये अब क्यों बात सामने आ रही है, इसके पीछे क्या चेतावनी दी गई है, क्या वजह है, ये तमाम चीजें जो है हम आपको बताएंगे कि इसकी तैयारी चाइना वर्षों से कर रहा है, जिसमें एक गुप्त मिशन के तहत देखिए एक मॉक ताइपे यानी कि युद्ध क्षेत्र बनाना जो है वो शामिल है। इस तैयारी का एक हिस्सा हाल ही में एक सैन्य अभ्यास के दौरान जो है वो सामने आया, जिसमें ताइवान को घेरने और नाकेबंदी का जो अभ्यास करने के लिए नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बलों का उपयोग किया गया था। अब देखिए कि मॉक ताइपेई युद्ध यानी कि वो क्षेत्र जो यहां पर इस्तेमाल किया गया है। चीन ने ताइवान को घेरने और नाकेबंदी का अभ्यास करने के लिए ताइवान के आसपास ही देखिए ये जो है पूरी तैयारी अपनी की, सैन्य अभ्यास किया, सेना, नौसेना, वायु और रॉकेट बलों को तैनात किया। अब देखिए गुप्त मिशन क्या है, ये सब कुछ गुप्त मिशन के तहत आता है। अब एक्चुअल में गुप्त मिशन है क्या, ये चीन की एक लंबी अवधि की एक रणनीति है और उसी का ये हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि ताइवान पर आक्रमण के लिए तैयार रहना है। अब चेतावनी भी दे दी गई, चाइना पहले हमला नहीं कर रहा है या पहले जो है इस तरह से कोई परमाणु धमकी जो है वो देने की तैयारी में नहीं है। सबसे पहले उसने कुछ किया तो वो है चेतावनी दी कि इस अभ्यास का उद्देश्य महज और महज सिर्फ इतना ही है कि कथित अलगाववादियों को कड़ी चेतावनी दी या संदेश देने की एक कोशिश है। अब देखिए ताइवान की स्थिति फिलहाल में क्या है। चीन का दावा है कि ताइवान उसका एक अविभाज्य अंग है। हमेशा से चाइना ये कहता रहा है कि ताइवान हमारा अंग है, हम एक हैं, लेकिन ये बात ताइवान मानने को तैयार नहीं। वहां पर जो उनकी सरकार है वो मानने को तैयार नहीं, और यही खास तौर से सबसे बड़ी वजह है कॉन्फ्लिक्ट के पीछे। और ऐसे में देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ताइवान को चीन के एक प्रांत के रूप में मान्यता देता है। अब इन सब के बीच में अमेरिका का भी जिक्र होना बहुत जो है वो बहुत जरूरी है। अमेरिका का जिक्र इसलिए क्योंकि अमेरिका ने 1954 में एक संधि जो है ताइवान के साथ की और उसमें कहा था कि आपको सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, और ये अभी तक संधि जो है चीजें चली आ रही हैं। और इसी के तहत अमेरिका का भी अगर चाइना की तरफ से कोई भी एक स्टेप युद्ध को लेकर के लिया जाता है, किसी भी तरह का आक्रमण ताइवान के ऊपर में किया जाता है, तो समझिए कि अमेरिका की सीधी सीधी फिर एंट्री हो जाएगी। अमेरिका ने अब तक तकरीबन 18 अरब डॉलर जो है उसके हथियार जो है वो बेचे हैं ताइवान को,
और इससे पहले तो ना जाने कितने करोड़ों के डॉलर्स के जो हिसाब से है उसने अपने हथियार जो है वो ताइवान को बेच दिए हैं। यानी अपने हथियारों का पूरी तरह से व्यापार वो ताइवान में करता है। उन्हें सिर्फ सुरक्षा देने के नाम पर ये पूरा व्यापार किया जाता है और कहा जा रहा है आप हथियार हमसे खरीदिए, सुरक्षा देना हमारा काम है, हमारे यहाँ से सैन्य बल जो है वो आपके यहाँ पर। और आसपास हमने देखा है ताइवान के आसपास में अमेरिकी सैनिक किस तरह से जो है वहां पर डेरा डाले हुए हैं। अब चाइना लगातार इस बात को कह रहा है कि ताइवान हमारा एक अविभाज्य अंग है, लेकिन ताइवान मानने को तैयार नहीं। और अमेरिका ने भी एक स्वतंत्र देश माना नहीं है ताइवान को। यह भी एक बड़ी बात है और यह भी एक अहम मोड़ है इसके अंदर में। लेकिन वो चाइना के भी पक्ष में चीजें नहीं कहता है अमेरिका कभी। और यही वजह है कि ताइवान बीच में एक सिर्फ और महज एक कठपुतली के तौर पर है। एक्चुअल जो लड़ाई है वो ताइवान को लेकर के है चाइना और अमेरिका के बीच में। हठधर्मी है चाइना, हमें पता है शी जिनपिंग किस तरह से एक काफ़ी ईगो जो है वो लेते हैं, हठधर्मिता है। यानी वो चाहते हैं कि मैंने जो ये कह दिया, वो हमें करना भी है। उत्तर कोरिया के शासक से थोड़े से कम, लेकिन शी जिनपिंग भी लगभग उसी रास्ते पर जो है वो चलते हैं। और यही वजह है कि ताइवान को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं। और देखिए, एक तो बीच का ये एरिया भी है। इतिहास में अगर हम जाते हैं तो बहुत पन्ने जो है वो खंगालने पड़ जाएंगे, समझना पड़ जाएगा। लेकिन आप समझिए कि जो बीच का ये जलडमरू मध्य का हम जो जिक्र कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चाइना उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता जो रशिया और यूक्रेन के भी बीच में है। अब हम बार बार रशिया का भी जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार रशिया के नक्शे कदम पर कैसे चाइना चल रहा है। तो रशिया का जब यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ तो उस वक्त में रशिया ने ये कहा कि हम परमाणु हमला कर देंगे। अब यही परमाणु की ताकत जो है चाइना बढ़ा रहा है। लगातार नंबर जो है वो परमाणु हथियारों के जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं चाइना के अंदर में। वो बार बार परीक्षण कर रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, परमाणु हथियारों के नंबर्स बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में अगर अमेरिका बहुत ज़्यादा विरोध करता है, ताइवान की तरफ से विरोध किया जाता है, तो फिर आप समझिए कि हो सकता है आने वाले दिनों में चाइना भी रशिया की ही तरह ये कह दे कि हम ताइवान पर परमाणु हमला कर देंगे। और चलिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और वहीं कुछ देर के बाद हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका भी उनका स्वागत हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले अली शाह जी, आपके पास आते हुए मेजर डॉक्टर अली शाह, जिस तरह से परमाणु हथियारों को एक विकसित करता चला जा रहा है, आप कई सारे ट्रीटी को साइन करते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि अगर हथियार है तो उसको खत्म करने की जरूरत है, नए हथियार जो है दूसरे देश को बना नहीं पाएंगे। तो ऐसे तमाम ट्रीटीज पे साइन के बावजूद देखिए हम चाइना को देख रहे हैं किस तरह से हथियारों की पूरी उसने एक होड़ लगा दी है। वो जल थल नभ सब जगह से जो है अपने हथियारों को बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ताइवान को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, चीन जो है वो ताइवान पे हमला करेगा, जरूर करेगा, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब करे, और जब करेगा पूरी तैयारी के साथ करेगा। अभी चीन बस देख रहा है, भाप रहा है। रूस यूक्रेन की जंग खत्म नहीं हुई है। चीन चालबाज चीन है, अभी वो चालबाज कहते हैं उसको, कि भाई वो कब तक वो ऐसा, ये मौका है मार दो चौका, लोहा गर्म कब होएगा। नैन्सी पेलोसी आती हैं अमेरिका से ताइवान, चीन ने धमकियां दी। चीन ने कहा हम जहाज लैंड करने ही नहीं देंगे, हम जहाज को गिरा देंगे, हम इंटरसेप्ट कर देंगे, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ हुआ नहीं। बेसिकली चीन बार बार ताइवान की एयर स्पेस वायलेट करता है, बार बार गिरर भपकी देता है, बार बार धमकियां देता है, बार बार डराने की कोशिश करता है, बार बार वहां पे युद्ध अभ्यास करता है बॉर्डर पे। मगर ताइवान भी डरा नहीं है। छोटा मुल्क होगा भला ही ताइवान, ताइवान को बहुत से मुल्कों ने मान्यता नहीं दी है अब तक, मानता हूं। अभी 2-3 साल पहले क्या हुआ कि अमेरिकन आर्मी के लोग सिविल ड्रेस में देखे गए ताइवान के अंदर, उनको ट्रेनिंग देते हुए अनऑफिशियली। तो बहुत इसके ऊपर आकार बची थी कि भाई कैसे हो सकता है कि अमेरिका आके ताइवान के अंदर ट्रेनिंग दे रही है, ये कर रही है। वो सही हुआ हो मुद्दा या गलत हुआ हो वो अलग बात रही, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ताइवान की भी पूरी तैयारी है
कि लेकिन अगर डॉक्टर चीन अलीशा अमेरिका एक तरफ से स्वतंत्र देश मानता नहीं ताइवान को, उसने भी वो जो मान्यता है वो दी नहीं, लेकिन वहां पर अपने हथियारों को बेचना, वहां पर इस तरह से सैन्य जो है परीक्षण देना, ये कहां तक सही है? और ये स्ट्रैटेजी अमेरिका की क्या दिखाती है? बिल्कुल सही फरमाया आपने और इसी पे आधा बिल्कुल मैं देखिए तभी अमेरिका अनऑफिशियली सिविल ड्रेस में छुप छाप के लोगों को भेजा था उनको ट्रेन करने के लिए हम्म। ऐसा आया। और अगर अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है ताइवान में तो मतलब क्या, तो या तो ऑफिशियली युद्ध अभ्यास चलाइए, आप एक जॉइंट एक्सरसाइज कराइए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कराइए, लेकिन अगर अमेरिका ने भी मान्यता नहीं दी है ताइवान को, अन्य देशों ने नहीं दी है हम्म। और बड़े बड़े देशों ने नहीं दी है ताइवान को अपन मान्यता, लेकिन देखिए ताइवान का कहना यह है कि हम अलग इंडिपेंडेंट जोन राष्ट्र हैं, हमको चीन से कोई लेना देना नहीं है, चीन जाए अलग से। चीन जो है वो क्योंकि चक्कर कह रहा है, चीन दादागिरी करता है, हम्म। चीन जबरदस्ती करता है, जोर जबरदस्ती करेगा चीन, चीन अनएथिकल मेजर्स इस्तेमाल करेगा। इसी के लिए ताइवान को भी बहुत आपत्ति है कि भाई हमें नहीं, हमको तुम्हारे साथ एसोसिएट नहीं होना, तुम जाओ, तुम बुली हो, हम्म। हम ऐसे नहीं, हम शरीफ लोग हैं। तो हम्म। इस तरीके से तो अमेरिका हाँ तो भलाई ताइवान को ना दे, लेकिन मदद कर रहा है ताइवान की पूरी। पूरी मदद क्यों? कर रहा है जी। बिल्कुल। अमेरिका का मैं ये क्या कंक्लूड करूंगा कि अमेरिका की मंशा ये है हम्म। कि चीन किसी तरीके से ताकतवर ना बन जाए, हुक और बाय क्रुक। हम्म। कैसे? चीन को आगे नहीं बढ़ने देना है और चीन कह रहा है कि अमेरिका को और आगे नहीं बढ़ने देना है, बस हम्म। इन दोनों के, दोनों महाशक्तियों के बीच में ये टक्कर है। बिल्कुल। कर्नल संजीव सिरोही जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। इस बात को हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए अभी अलीशा जी ने कहा कि युद्ध तो होगा, चाइना हमला ताइवान पे करेगा, कब करेगा ये अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, और हम देख भी रहे लंबे समय से उसकी ये तैयारी चल रही है। ऐसे में जो ताइवान के बॉर्डर एरियाज में इस तरह से सैन्य अभ्यास का करना, क्या आने वाले दिनों में दिखा रहा है कि ये कहना कि ताइवान पर हम परमाणु हमला करेंगे, अगर वो हमला होगा तो क्या अमेरिका जो चारों तरफ से एक समझिए तो गिरा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन भी अभी उसको देखना है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बातें सामने आ रही है, वो गाजा की भी स्थिति को संभाल रहे हैं, कई जगह उनके सेना सैनिक जो है वो अपना डेरा डाले हुए हैं अलग अलग देशों में, तो एक अलग थलग दिखता हुआ अमेरिकी सैनिक नहीं दिखाई देंगे? और उसके बाद क्या सीधे युद्ध में या कुछ अपनी रणनीति को चेंज करते हुए अमेरिकन भी दिखाई देंगे और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देंगे? किरण जी, जो अभी मेजर साहब ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, लड़ाई तो होगी। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि शी जिनपिंग ने अपने जो आर्म फोर्सेस को बोल दिया है कि 2027 तक आप अपनी तैयारी कर लें, उसके बाद हम कभी भी ताइवान के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये फैक्ट है, शी जिनपिंग ने ये अपनी फौज को, पीएलए को बोल दिया है कि आप तैयारी कीजिए। अभी सवाल ये आता है कि इस तैयारी में क्या अमेरिका कितना अपना रोल अदा करेगा। अभी अमेरिका के लिए आगे बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम, अमेरिका दो जगह उलझा हुआ है, एक जगह शायद अभी निकलने के चांसेस है, लेकिन उसमें भी अभी क्वेश्चन मार्क लगा है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अमेरिका यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है, उधर इजराइल का और हमास की लड़ाई चल रही है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए वहां पे भी फंसा हुआ है। कल क्या पता ईरान के साथ कुछ हो जाए। तो दोनों अमेरिका के दोनों हाथ इस टाइम बंधे हुए, एक हाथ यूक्रेन की तरफ और एक हाथ जो गाजा और हमास और जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पे बंधा हुआ है। अभी ये चाइना के लिए, मेरे को लगता है चाइना के लिए सही समय है कि चाइना जो है, और ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से अप्रैल में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी चाइना ने, एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज, इसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों का बहुत बड़ा अंक जो हिस्सा लिया था, वो ताइवान को सिर्फ ये दिखाने के लिए, डराने के लिए कि अमेरिका तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं जब चाहूंगा जब तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता हूं। उसी को मद्देनजर रखते हुए ताइवान ने भी अपनी सबसे बड़ी एक्सरसाइज की थी हांगकांग, वो इसलिए उनकी डिफेंसिव एक्सरसाइज थी कि अगर ये चाइना हमारे ऊपर हमला करता है तो हम किस तरीके से अपने को डिफेंड करेंगे। तो ये दोनों तरफ से जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अमेरिका की जो है पहले एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी थी, उन्होंने क्लियर नहीं किया था, लेकिन हाल ही में 2024 में उन्होंने एक फ्रेज था जो पहले फ्रेज आता था, वी डू नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस, मतलब हम ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन उनकी जो है डिपार्टमेंट ने इस फ्रेज को हटा दिया, तो इससे भी चाइना में बौखलाहट है कि ये फ्रेज का हटाने का मतलब है कि हम
ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी चाइना घबरा है। चाइना ने, इसलिए आप देखेंगे कि जो अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, पहले चाइना के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, अब उन्होंने अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी बढ़ा दी है, और इस दोनों में फर्क समझने की जरूरत है। जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है, अगर आप हमला करें तो वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट होता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप स्ट्रेटेजिक वेपन्स यूज कर रहे हैं तो उसमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है, तो उसके बाद दूसरा देश भी उतना ही बड़ा नुकसान आपका करेगा। लेकिन जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उनका ये है कि छोटे एरिया में असर करते हैं। जिस तरीके से रशिया ने बार बार यूक्रेन की लड़ाई में ये थ्रेट करते रहे वो कि हम जो है न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो वही चीज अब मुझे लगता है कि चाइना भी उसी सिखलाई पे चल रहा है। और अगर अमेरिका ने ताइवान और चाइना के बीच में कुछ होता और अमेरिका ने वहां पे जाने का हस्तक्षेप किया, या किसी और नाटो कंट्री ने वहां जाने का हस्तक्षेप किया, तो चाइना जो है बिल्कुल न्यूक्लियर थ्रेट करेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से यूक्रेन में अमेरिका पीछे हट गया, कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, नाटो ट्रुप्स नहीं भेज पाया, अपने ट्रुप्स नहीं भेज पाया, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय भी यूएस सिर्फ अपने हथियार बेचेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो रिलेशनशिप है वो ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप है, पैसा दो हथियार लो। अगर ताइवान पैसे नहीं देगा तो अमेरिका हथियार भी नहीं देगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब सीधी लड़ाई में नहीं कूदेंगे। अगर लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाद होती है तो डिपेंड करता है कौन प्रेसिडेंट आता है और उस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसी रहेगी। किरण जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अली शाह, इस बात को समझने की हम आपसे कोशिश करना चाहेंगे कि तो फिर क्या ताइवान को दो उदाहरण, एक उदाहरण देखिए यहाँ पर यूक्रेन का जिक्र कर्नल संजीत जी ने किया ही, अब इसके साथ एक अफगानिस्तान का भी उदाहरण है। जब तालिबान ने वहां पर अटैक किया था तो किस तरह से वहां सैनिक अमेरिकन होते हुए भी वो जो है वहां से निकल गए थे, और जिस हालात में उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था। तो ताइवान को इन दोनों उदाहरणों को देख करके, सोच करके आगे की अपनी रणनीति तैयार करने की जरूरत है चाइना के अगेंस्ट। जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है, बिल्कुल सही बोला आपने किरण जी। और कर्नल सिरोही ने बहुत ही सटीक एनालिसिस दिया है यहाँ पर। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। 3 सितंबर को क्या हुआ था? 3 सितंबर को एक मिलिट्री परेड होती है बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पे, जहां पर चीन ने बहुत बेहुदा तरीके से अपने न्यूक्लियर शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने न्यूक्लियर केबल मिसाइल JL-1 जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होता है, JL-3 सबमरीन लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होता है, DF-61 सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होता है, इन सब का प्रदर्शन करा वहां पर। बेसिकली इनको एक संदेश पहुंचाना था, एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना था बेसिकली ताइवान को, कि भाई हमारे पास ये शक्ति है, ये है हमारे पास, आप क्या कर लोगे। ताइवान भला ही छोटा मुल्क हो, देखिए हाथी और चींटी की लड़ाई में अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी के नाक में दम कर देती है। और यही हम देख रहे हैं हुआ रूस और यूक्रेन की जंग में। यूक्रेन छोटा सा मुल्क था, रूस सोचा कि भाई 4 दिन में मैं मामला खत्म करूंगा, इनको पीटाऊंगा। लेकिन मैं दोनों हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि यूक्रेन ने लंबी लड़ाई खींच ली है। भला ही नाटो की ताकत से उनको मदद मिली हो, अमेरिका से, जहां मगर खींच तो ली है। अल्टीमेटली वेपन्स मिले, बट इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन ऑल्सो, राइट। तो वैसे ही ताइवान की पूरी तैयारी है। चीन कितने भी अपने आर्म्स फ्लेक्स कर ले, कितने भी अपनी न्यूक्लियर माइट दिखा दे, ताइवान की तैयारी पूरी है। जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा, चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि बिहार में चुनाव है और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कर्नल संजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली शाह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।